गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 5 का जो टॉपिक है यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो चैप्टर अपने फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ा था, आज इसको कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, नाम से ही समझ आ रहा है। यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग यानी क्या होता है, जीवित जंतु, ऑर्गेनिज्म जिसकी क्या होती है, यूनिक प्रॉपर्टी, सबसे हटके एक प्रॉपर्टी होती है। तो अपने को इस चैप्टर में ये पढ़ना था। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि व्हाई डज आंट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। जो आंट जो मूव होती है वो एक सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन में मूव क्यों होती है, तो मैंने बताया था व्हेन आंट मूव इट स्प्रेड ए ओडोरस सब्सटेंस। एक ओडोरस सब्सटेंस को वो क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो जिससे क्या होती है, पीछे वाली आंट उसको स्मेल करके उसके पीछे पीछे चलती रहती है। तो कंटिन्यू वो क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा था वाई बैट फ्लाइंग ड्यूरिंग नाइट विदाउट कोलिडिंग विथ एनीथिंग, कि रात को जो होते हैं चमगादड़ वो बिना किसी चीज के टकराए कैसे उड़ सकते हैं। तो उसका आंसर भी मैंने, उसका रीजन भी तुमको बताया था। क्या होता है, बैट प्रोड्यूस हाई पिच साउंड, बहुत ज्यादा तीव्रता की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अल्ट्रा वायलेट साउंड होता है ना, ऐसे साउंड हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और जैसे ही वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। अगर उसके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो वो टकरा के वापस आ जाता है और उनको पता चलता है कि सामने अपने को जाना नहीं है। उसके बाद मैंने दो क्वेश्चन आपको पूछे भी थे, रीजन उसके, तो कुछ बच्चों ने कमेंट में दिए भी हैं उसके आंसर, तो बढ़िया है। देखो आज क्या है, पहला क्वेश्चन, वेयर डू फ्रॉग डिसअपीयर ड्यूरिंग समर। और मैंने तुमको पूछा था व्हाई फ्रॉग्स लाइक रेनी सीजन, फ्रॉग को रेनी बरसात का सीजन अच्छा क्यों लगता है। मैंने तुमको एक क्वेश्चन पूछा था। और ये क्या है, वेयर डू फ्रॉग डिसअपीयर ड्यूरिंग समर। तो देखो रेनी सीजन क्यों अच्छा लगता है, क्या रीजन है रेनी सीजन अच्छा लगने का, बताओ मेरे को। देखो फ्रॉग को क्या है, जो एम्फीबियन एनिमल होते हैं ना, एम्फीबियन क्या होते हैं, जो वाटर में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एम्फीबियन। तो फ्रॉग भी एम्फीबियन है। तो ये क्या होता है, वाटर में रहता है अधिकतर। तो क्या होता है, समर रेनी सीजन में इसको क्या होता है, इजीली प्लांट्स ग्रो होते हैं रेनी सीजन में, तो उसको क्या हो जाता है, इजीली फूड मिल जाता है। तो रेनी सीजन में क्या होता है, फ्रॉग को फूड इजीली मिल जाता है और उसकी फेवरेबल कंडीशन वाटर है, तो उसके अंदर वो इजीली रह लेता है। तो कोई अब वो समर में कहाँ जाते हैं, समर में पानी की कमी होती है, वाटर कहाँ होता है, नहीं होता है ना। और इसी के कारण क्या होते हैं, प्लांट भी ग्रो नहीं होते हैं। तो समर के अंदर क्या होते हैं, वो जो डंप होते हैं, गड्ढे होते हैं, इसी जगह पर चले जाते हैं। तो वेयर डू फ्रॉग डिसअपीयर ड्यूरिंग समर आ जाएगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वेयर डज मॉस्किटो डिसअपीयर ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर सीजन। देखो क्या होता है, मॉस्किटो यानी मच्छर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, जो जिनका खून क्या होता है, बहुत ठंडा होता है। तो एक्सट्रीम विंटर में क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो वो क्या होते हैं, उस एरिया में नहीं जाते, फ्रीज हो जाएंगे। उस एरिया में जाएंगे, उनका जो ब्लड होता है वो क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। जिस कारण क्या होते हैं, वो विंटर जहाँ पे बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम यानी क्या होता है, बहुत ज्यादा, और विंटर यानी ठंड, तो एक्सट्रीम विंटर सीजन में वो कहाँ गायब हो जाते हैं। अपने को इस क्वेश्चन में ये आंसर बताना है। तो कहाँ जाते हैं भाई, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है उस एरिया में चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, कोल्ड ब्लड होता है। दोनों क्वेश्चन समझ में आए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई शुड वी अरेंज फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दूसरे जो प्राणी है, जीव जंतु है, जैसे अपने आसपास पेट एनिमल्स है, इन सब के लिए अपन फूड क्यों अरेंज करते हैं, क्यों अरेंज करते हैं अपन फूड इनके लिए, बताओ मैं। इनको अपन खाना क्यों देते हैं, अपन ने देखा है ना, अपन पेट एनिमल्स को देते हैं फूड। उसके बाद फिश को भी अपन जाते हैं, फ्लोर लेके जाते हैं कि नहीं, नदी के किनारे, तालाब के किनारे उनको खिलाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो क्या होता है, देखो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। किसके लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए क्या होता है, देखो पूरी जितने भी एनिमल है वो क्या है, सब एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे सबसे पहले क्रॉप ले लिया अपन ने, क्रॉप किसने होगा, ह्यूमन ने। उस क्रॉप को कौन खाता है, रेट को कौन खाता है, कैट को कौन खाता है, डॉग को, और उससे बड़ा कोई एनिमल, और लायन, और फिर ह्यूमन। तो ये साइकिल चलती रहती है। अगर इसमें से किसी भी एक चीज में कमी हो गई, जैसे मान लो कि रेट या कैट नहीं रही, चलो मान लो कैट नहीं रही, तो बहुत सारे रेट हो जाएंगे, क्योंकि रेट को कौन खाता है, कैट। अगर चूहों को खाने वाली बिल्ली नहीं रही तो क्या होगा, चूहे बहुत सारे हो जाएंगे, और चूहे बहुत सारे हो जाएंगे तो क्या होगा, अपनी फसलों को पूरी खा जाएंगे।
तो जो नेचर है उसकी जो साइकिल है वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो उस साइकिल को बैलेंस करने के लिए अपने को इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है। तो इसीलिए जो अपन उनके लिए फूड अरेंज करते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, वी शुड अरेंज फूड फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे आल्सो नेसेसरीज टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, मैंने तुमको बताया कि एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए ये एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपने को जरूरत होती है और इसीलिए अपन उनके लिए फूड अरेंज करना चाहिए। आया समझ में? तो वाई शुड वी अरेंज फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बता दोगे वी शुड अरेंज फूड फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे आल्सो नेसेसरी टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। आ गया समझ में? इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वो भी बहुत जरूरी है। कैसे? मैंने तुमको बताया है, जो फूड चेन होती है, अपन पिछले चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे वाले पिछले जो चैप्टर आएंगे उसमें पढ़ेंगे कि फूड चेन क्या होता है। तो फूड चेन क्या होता है, भोजन के लिए हर एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड होता है। जैसे मैंने बताया क्रॉप के बाद रैट के बाद कैट डॉग के बाद उससे डियर एंड लॉयन, ऐसे सब क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन, क्योंकि इसमें से किसी भी एक की कमी या एक ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लॉयन बहुत ज्यादा हो गए तो वो इन छोटे एनिमल्स को छोड़ेंगे नहीं, अपने को भी खा जाएंगे। तो ये सब बैलेंस रहता है, तो इसीलिए अपने को इनके लिए फूड अरेंज करना पड़ता है। आया सबको समझ में? तो ये क्वेश्चन तुम्हारे नोटबुक में बुक में भी है, तो ये भी इसका आंसर भी पता चल गया। उसके बाद क्या है, देखो अपन ने आंट्स के बारे में पढ़ा था कि आंट्स मूव इन स्ट्रेट लाइन, और क्यों? क्योंकि ऑडोरस सब्सटेंस स्प्रेड करती है जब वो आंट मूव करती है। यहाँ तक सबको समझ आया? उसके बाद क्या है, देखो आंट को अपने इस चैप्टर में कितने पार्ट में बताया, 3। कितने पार्ट में बताया, 3। अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, उनके कार्य के अनुसार उनको 3 भागों में बांटा है। तो देखो कौन कौन से आंट होती है और क्या क्या काम करती है। सबसे पहला अपने को क्या पढ़ना है, वर्क्स ऑफ आंट, कि भाई कौन कौन सी आंट से और उनका क्या क्या काम है। तो पहले क्या वर्क्स ऑफ आंट है, सबसे पहला क्या है, टू ले एग्स। वो आंट जो अंडे देती है, अपने जो बच्चे पैदा करती है, जो अपने अंडे देती है, उन आंट को क्या कहते हैं अपन, क्वीन आंट कहते हैं। देखो क्वीन यानी क्या होता है, रानी। तो राजा की जो रानी रहेगी, क्वीन आंट जो रहेगी, वो क्या करेगी, टू ले एग्स, बच्चे देगी आराम से, वो कोई काम थोड़ी करेगी। तो उसका क्या काम हो जाएगा, टू ले एग्स। तो कोई पूछेगा कि टू ले एग्स जो बच्चे अंडे देती है, उस आंट का क्या नाम है, तुम क्या बताओगे, क्वीन आंट। क्या बताओगे, क्वीन आंट। सेकंड क्या है, टू टेक केयर ऑफ एग्स, जो वो एग्स देने के बाद उनकी देखभाल करती है। टेक केयर यानी क्या होता है, उनकी देखभाल करना। तो वो कौन सी आंट होगी, तो देखो नाम कौन करता है, अपने घर पे वर्कर रहती है, वही काम करती है, अपने घर का ध्यान रखती है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, वर्कर आंट। क्या हो जाएगा, वर्कर। तो टू टेक केयर ऑफ एग्स कौन होगा, वर्कर आंट। और टू प्रोटेक्ट एग्स, अपने को कौन प्रोटेक्ट करता है, अपने जो कंट्री के सोल्जर है, आर्मी वाले, वो करते हैं कि नहीं प्रोटेक्ट। तो टू प्रोटेक्ट एग्स, तो कौन सी आंट है, जो सोल्जर आंट रहती है, वो क्या करती है, उन अंडों को प्रोटेक्ट करती है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे क्वेश्चन इनमें से एक आता ही है कि किस आंट का क्या काम है, या ये तुमको बताना है। तो वर्क, सबसे पहले क्वीन आंट क्या करेगी, टू ले एग्स, वर्कर आंट टू टेक केयर ऑफ एग्स, और सोल्जर आंट टू प्रोटेक्ट एग्स। तो ये तीनों तुमको समझ में आए। उसके बाद अपन ने नॉइस पढ़ा था। नॉइस क्या था, व्हेन वी हियरिंग लाउडर देन आवर हियरिंग कैपेसिटी, जब हमारी जो सुनने की क्षमता है उससे ज्यादा अपन सुनते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन, नॉइस। क्या कहते हैं, नॉइस। तो देखो नॉइस, प्रोसेशन में गए हो आप, प्रोसेशन में बैंड बजता है कि नहीं, तो लगता है कि नहीं नॉइसी, ये साउंड कहाँ बज रहा है, नहीं सुनना ऐसा, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉइस। क्या बोलते हैं, नॉइस। व्हेन वी हियरिंग लाउडर देन आवर हियरिंग कैपेसिटी। अब देखो नॉइस तो हो गया, लेकिन क्या होता है, जो अपने छोटे एनिमल होते हैं, जिनकी सुनने की क्षमता बहुत कम होती है, तो वो क्या होते हैं, जो साउंड अपन सुन नहीं पाते वो भी वो सुन लेते हैं। जैसे आपने कहीं सुना होगा कि जब अर्थक्वेक, भूकंप आता है, तो पहले ही एनिमल्स को पता चल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होती है, उस साउंड को वो एनिमल क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, हियर कर सकते हैं। तो एक ये चीज हो गई। और इस चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है, ये हो गया। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे नोटबुक में है तो कर लेना। और एक क्वेश्चन मैंने बताया है, व्हाई डज बैट फ्लाइंग ड्यूरिंग नाइट विदाउट कोलिडिंग विद एनीथिंग, तो उसका आंसर मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो भी आप पढ़ लेना। तो ये चैप्टर अपना खत्म होता है। और इस चैप्टर से अपने को एक बात सीखनी है कि वी अरेंज फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे एनिमल बहुत सारे हैं जो अपना फूड
इजीली क्या करते हैं, अरेंज नहीं कर पाते हैं, तो उनकी अपने को क्या करनी चाहिए, हेल्प। जैसे फिश है, पेट एनिमल्स है, तो उनको क्या करना चाहिए, अपने को उनको फूड अरेंज करवाना चाहिए, रोटी देनी चाहिए, फिश को फ्लोर देना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अपना इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन हो सके। देखो इकोलॉजिकल बैलेंस अगर मेंटेन होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस अगर मेंटेन हो गया तो अपनी जो रेन होगी वो सही स्टार्ट होगी। अभी देखो समर में गर्मी कम होगी, विंटर पीरियड सही स्टार्ट होगा, तो सब ये क्या है, किसके ऊपर डिपेंड है, इकोलॉजिकल बैलेंस पे डिपेंड है। तो इसके लिए अपने को जो अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको जितना हो सके उतना उनके लिए अरेंज फूड करना चाहिए। थैंक यू। चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।